हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इसकी सहायता से किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान से फार्मूले की हेल्प से यानी सहायता से। देखिए ये क्या है व्हीटस्टोन सेतु। इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को उपयोग करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक परिपथ बनाया, जिसका नाम रखा गया क्या चीज, व्हीटस्टोन सेतु। उन्होंने क्या किया, अपने नाम को ही फेमस करने के लिए इस ब्रिज का नाम ही रख दिया, क्या चीज, व्हीटस्टोन सेतु। ब्रिज मतलब सेतु यानी पुल की बात कर रहा है ये। ठीक है, नाम में ही क्या है, एक पुल से संबंधित बात है। इसका मतलब वो पानी वाला पुल की बात नहीं हो रही है। कोई एक वायर होगा, उस वायर के बीच में इस सेटअप को बिल्कुल ऐसे लगा दिया गया होगा। कोई एक वायर था, उसमें करंट आ रहा था, इधर जा रहा था, बीच में ब्रेक करके इस पूरे सिस्टम को लाके लगा दिया गया। तो बताइए क्या ये पुल की तरह नहीं काम कर रहा है? इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है सेतु। ठीक है, ये बीच रास्ते में आ जाएगा, वायर के कहीं भी सेट हो जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, सेतु कहा जाएगा। ठीक है, कौन बनाया, व्हीटस्टोन ने बनाया, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या कि व्हीटस्टोन सेतु। इसको बनाने के लिए क्या किया गया, सबसे पहला काम 4 प्रतिरोध लिया गया। 4 प्रतिरोध मतलब समझ सकते हो आप लोग, जो ओम के नियम का पालन करता हो, ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम के नियम का पालन करते हो, उन्हीं प्रतिरोधों को यहाँ पर 4 लोगों को लिया गया। और चित्रानुसार किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, देखिए ए बी सी डी ए आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। उन चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर P प्रतिरोध, P ओम का प्रतिरोध, Q ओम का प्रतिरोध, R ओम का प्रतिरोध और S ओम के प्रतिरोध को सेट कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 डायगोनल है, हर एक आपके चतुर्भुज में 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण में क्या कर दिया गया, गैल्वानोमीटर लगा दिया गया। गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है, धारा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर बहती है तो उसके दिशा को ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दिया गया। जो दूसरा वाला विकर्ण है, उस विकर्ण को बाहर से क्या कर दिया गया, एक ई बोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ये आपका प्लस हो गया और ये माइनस का हो गया। इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार कर लिया जाता है। अब करते क्या है, जब इसको इस्तेमाल में लाते हैं तो इस्तेमाल में लाने के लिए यहाँ पर देखिए 2 स्विच लगे हैं, K2 स्विच और एक K1 स्विच है। जो ही K1 स्विच को आप ऑन करते हैं, तुरंत का तुरंत इसमें धारा क्या होती है, बहना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक I करंट जाता है, तो इधर से ये क्या है, संधि है, और हर एक संधि पर धारा के मान में क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। धारा का मान क्या होता है, वहाँ पर बदल जाता है। तो बदल जाने की वजह से इसमें कितनी करंट की धारा जा रही है, I1 एम्पियर की धारा जा रही है, और इसमें कितनी जा रही है, I2 धारा का करंट जा रही है। अगर हम यहाँ कह दें कि यहाँ का जो प्रतिरोध आपका लगा हुआ है P, Q, R और S, ये अगर संतुलन की स्थिति में, ब्रिज का जो काम है वो अगर संतुलन की स्थिति में, वो संतुलन की स्थिति क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S, ये संतुलन की स्थिति होता है। अगर प्रतिरोध इस कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी P और Q और R और S अगर सेम रेशियो में होते हैं, सेम अनुपात में होते हैं, तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर में विक्षेप नहीं मिलेगी। कब, जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तब। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस ई बोल्ट विभवांतर को अप्लाई करेंगे इन प्रतिरोधों पर, लेकिन जो ही स्विच को ऑन करते हैं तब ऐसा होता है। I एम्पियर की करंट गया A तक, अब यहाँ I1 और इधर I2 चला जाता है। अगर यहाँ गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप नहीं मिलता, इसका मतलब इसमें धारा गई नहीं होगी जब हम स्विच K2 को ऑन किए होंगे। पहले इसको नहीं ऑन किया जाता, ये नियम है। जब भी आप ऑन करोगे, किसको ऑन करोगे, K1 को ऑन करोगे। K1 के बाद कहीं जा करके K2 को ऑन किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ को अभी एक्सप्लेन करना थोड़ा मुमकिन नहीं है, इसलिए हम नहीं बताते। लेकिन आप अभी ये याद रखिएगा, सबसे पहले K1 को आप दबाओगे, फिर उसके बाद K2 को दबाओगे। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, I1 एम्पियर की करंट जा रही है, फिर I2 एम्पियर की करंट जा रही है। जब गैल्वानोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही है, तो ये जो सुई होगा, नीडल होगा, इसका बीचों बीच में ही होगा।
न तो लेफ्ट न तो राइट। इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं बह रहा होगा, तो इधर I1 करंट जा रहा था तो इस डायरेक्शन में कौन चला जाएगा, I1 चला जाएगा, और इधर जा रहा था I2, तो फिर इधर से भी कितनी करंट निकल जाएगी, I2 करंट यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ भी I1, फिर मिलजुल करके ये कितना हो जाता है, I एम्पियर की करंट हो जाता है। देख लीजिए, इस तरीके से पूरे परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाता है। अब बात आती है कि ये जो संतुलन की स्थिति है वो कैसे आती है, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो प्रूफ करने का नियम है वो किरचॉफ का ही नियम है, उसी नियम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। देखिए, एक बंद लूप आपका कौन है, ए बी डी ए है, एक दूसरा भी बंद लूप है आपके सामने, यहाँ पर है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम बंद लूप किसकी बात करें, प्रूफ की अगर हम बात कर लें तो प्रूफ में अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कौन सा है, बंद पास, लिख लीजिए बंद पास कौन है, ए बी डी ए में क्या कैलकुलेशन करने को मिलता है, कोई सेल है इसमें लगा हुआ, उस पास में नहीं है, तो हमारे अच्छा कोई जब सेल नहीं है तो सेल के लिए विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितना लिखेंगे, 0, और RHS में कितना लिखेंगे, I1 करंट जा रहा था, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना P है, तो I1 इंटू P लिख दीजिए, यहाँ का बात हो गया। अब B से नीचे की तरफ आ रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन D से A तक एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे चलने के विपरीत दिशा में यहाँ धारा बह रही है, इसलिए -I2R लिख देंगे। इतना काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे किसी एक साइड, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़, I2R इज इक्वल टू I1P, क्योंकि इस वाले टर्म को हम LHS में ट्रांसफर कर दें और सीधा करके लिख दें तो क्या लिखेंगे, I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना काम एक लूप से हमारा फाइनल। अब दूसरे लूप में चलते हैं, बंद पास कौन सा है, उस बंद पास में लिख लिया जाए, बंद पास वो कौन है, बंद पास है कौन, BCDA, लिख दिया जाए BCDA पास में। फिर से किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई किया जाए, B से C, C से D और D से B के लिए हमारे चलने के डायरेक्शन में ही यहाँ पर करंट है, इसको यहाँ पे राइट कर दिया जाए I1, पहले तो विद्युत वाहक बल यहाँ कितना है, 0 है, वो लिख दिया गया। फिर I1 इंटू Q लिखेंगे हम, माइनस हमारे चलने के विपरीत दिशा में I2 इंटू यस, तो लिख दीजिए I2 इंटू यस। फिर क्या करिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा इस साइड, तो हो जाएगा I2 यस इज इक्वल टू I1 Q, और यहाँ पे एक काम कर देना है, क्या चीज़ देखिएगा, I1 इस साइड है ना, तो I1 को इसी साइड बना लीजिए, तो I1 Q इज इक्वल टू लिखिएगा I2 यस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का LHS देखिए I1 के फॉर्म में बना, तो इनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया जाए, लिखा जाए समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। अगर हम फर्स्ट को सेकेंड के साथ डिवाइड के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, I1P अपान I2, I1 यहाँ कौन है, Q है, और इज इक्वल टू RHS में यहाँ कौन है, I2R है, चलिए लिख दीजिए I2R, और अपान में कौन है, I2 यस है, तो I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपान Q इज इक्वल टू आपका मिलेगा R अपान यस। ये देखिए आपका वही रिजल्ट आ गया जिस रिजल्ट की आपको ज़रूरत थी। अब कैसे आप एक अज्ञात रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे, उसके लिए भी बता दें। सबसे पहला काम आप इस कंडीशन को बना लेंगे, अज्ञात रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उससे पहले एक ज्ञात रेजिस्टेंस सेट करके कैलकुलेशन आपको करके तैयार कर लेना है कि ये संतुलन की स्थिति में आ चुका है। अब जब संतुलन की स्थिति में आ गया है तो धीरे से क्या करिएगा, इस यस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद कोई जो हमारा दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, लगा दोगे, ठीक है। फिर से वही एक्सपेरिमेंट करना है। क्या एक्सपेरिमेंट करना है, आप इस स्विच को ऑफ करके रखोगे, पहले दोबारा इस स्विच को भी ऑफ करके रखोगे, रेजिस्टेंस लगा लिए हो, तुरंत आप करोगे क्या, यहाँ पे K1 को स्विच को ऑन करना, कुछ टाइम बाद क्या करना, K2 स्विच को भी ऑन करना, और फिर देखना यहाँ पर गैल्वानोमीटर में विक्षेप आपका 0 आ रहा है कि नहीं। कभी न कभी तो वो आएगा ही, तो जिस स्थिति पे आएगा वहीं के लिए आपका ये यस क्या बनेगा, एक अज्ञात प्रतिरोध बन जाएगा,
और इस अज्ञात प्रतिरोध को आप क्या कर सकते हो, मीटर ब्रिज की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका ये एक्सपेरिमेंट में ही है, प्रयोगशाला में आपको फिजिक्स के लैब में ये एक्सपेरिमेंट करना भी पड़ता है कि मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सेटअप है, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखता है वो डायग्राम। वहाँ पे एक चालक तार को लगा करके आपको उसका क्या करना होता है, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध कैलकुलेट करना होता है। तो बिल्कुल अगर ये टॉपिक आप समझ गए तो उस एक्सपेरिमेंट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो ये आपका कहाँ कहाँ पर, एक तो लैब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंट आपके बहुत सारे सर्किट डायग्राम में ये मिलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अगर इसका रेशियो आपस में या इसका रेशियो आपस में सेम है तो ध्यान दीजिएगा इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। चाहे ये कैपेसिटर की बात हो, चाहे आपके रेजिस्टेंस की बात हो, इन दोनों स्थितियों में यहाँ पर इस डायगोनल में कोई करंट या कोई चार्ज नहीं जाता। तो ठीक है, तो ये टॉपिक को आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार रखोगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है ये और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी क्या हो, इसका मदद मिल सके। तो मिलते हैं इस प्रकार के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।